नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 21 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गजा के अंदर इजराइल ने अपना पहले फेज का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही खान यूनुस में हमास और इजराइल की आर्मी के बीच यानी आईडीएफ के बीच बड़ा क्लैश देखने को मिला है। इस क्लैश में कितना नुकसान हुआ है किसको, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कैसी गहरी साजिश रखी है और अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे इजराइल की मदद की, क्या बवाल मचा है, ये भी एक अहम खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही आज गजा की खबर तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन एक लड़की का दर्द जो हमारे देश में आज निकल के सामने आया कि पूरा एक राज्य बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहा। क्या मामला है, एक लड़की के साथ क्या गलत हुआ है, इस खबर को आप अंत में जरूर देखिएगा क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा अहम है। और अगर आज इस खबर को आप इग्नोर कर देंगे, मेरी गारंटी है इसके बाद इस देश में इंसाफ मर जाएगा। खैर, गजा के साथ अपने देश की भी चिंता कीजिए क्योंकि इंसाफ न मरने पाए। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और साथ ही कमेंट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आप किसकी जीत चाहते हैं एक बार कमेंट करके फिलिस्तीन के लिए आप दुआ कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि गजा के अंदर इजराइल ने अपने पहले फेज का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। दरअसल पूरा मामला क्या है आप डिटेल में जानें तो पूरा मामला इतना सा है कि एक बार लगा कि अब सीज फायर हो जाएगा। हमास ने अपना प्रपोजल रख दिया। इजराइल के तेल अवीव में आज भी हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू से इस उम्मीद में गुहार लगा रहे हैं कि आप सीज फायर कर दो, जो बंधक है उनको वापस लेके आओ। लेकिन इसी बीच 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया। 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने के बाद फिर इधर 1,30,000 के करीब सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात किया गया कल रात तक। और आज सुबह यहाँ की सुबह के हिसाब से वहाँ पे रेड करने के लिए उन लोगों को घुसा दिया गया। अब ये लोग बॉर्डर के आसपास टेक ओवर करते चले जा रहे हैं। गजा में ये लोग घुसते चले जा रहे हैं और जितने भी लोग इनको मिलेंगे या तो उनको गोली मार दी जाएगी या फिर उनको साउथ के हिस्से में धकेलते धकेलते इस कदर एक जगह ला दिया जाएगा कि मामला फिर क्या होगा आप खूब समझ सकते हैं। इसी बीच इनको रोकने के लिए हमास बीच में आता है। हमास के फाइटर्स के साथ इनके क्लैशेस होते हैं, लेकिन इनके पास बस एक ही चीज़ का एडवांटेज है कि जब इनके सैनिक फंस जाते हैं, जब इनके सैनिक हमास या फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस से नहीं जीत पाते, तब ये क्या करते हैं कि आसमान से हमला करते हैं। आरपीजी फायर करने की कोशिश हमास के लड़ाकों ने की। चूंकि जो विजुअल्स में देख रहा हूं उसमें दिख रहा है कि उनके हाथों में आरपीजी थी, मोर्टार थे, लेकिन इससे पहले कि वो दाग पाते इनके फाइटर जेट आते हैं, वहां पे बॉम्ब गिराते हैं, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई जाती है और उसमें हमास के जितने फाइटर्स थे सबकी मौत होती है। इसके बाद अब गजा के अंदर टेक ओवर करने के लिए नेतन्याहू ने एक खास टाइम लिमिट भी बना दी और कहा है कि इतनी ही देर के अंदर और इतने ही दिन के अंदर इतने गजा के हिस्से को कब्जा करना है। तो आईडीएफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे ताजुब की बात यह है कि जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हम इंसानियत को जिंदा कर रखेंगे, हम इंसानियत को जिताएंगे, वो तमाम देश, वो तमाम ग्रुप, वो तमाम संगठन आज हाथों में चाय का प्याला लिए, कॉफी का प्याला लिए, बियर की ग्लास लिए गजा की बर्बादी का महज तमाशा देख रहे हैं। इससे एक बात पता चलता है कि अगर आपके अंदर ताकत है तो आप सही हैं, गलत है, कोई खास मैटर नहीं करता। आप सोचिए, आज कोई भी देश कुछ बोल नहीं सकता। वो ईरान जो लगातार धमकी देता था, वो ईरान भी आज खामोश है। वो लेबनान जो कभी कहता था कि हम फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे, वो लेबनान भी आज खामोश है। इधर यमन के हुतीज भी आज खामोश हैं और गजा के अंदर आईडीएफ लगातार घुसती चली जा रही। पहले फेज का ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। बात कड़वी है मगर सच है। 56 मुस्लिम देश चीखते चिल्लाते रह गए, कहते रह गए कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा कदम उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है। बहुत सारे चैनल आपको बताएंगे कि अरे सऊदी अरब ने ये कर दिया, ईरान ने कमर तोड़ दी, पाकिस्तान तो लगातार घुसता चला जा रहा, तुर्की ने अपना खतरनाक ड्रोन भेज दिया। कहाँ है सब कुछ, कहाँ है? एक सिंपल सा सवाल मेरा है, कहाँ है आज सब कुछ? आज गजा में आईडीएफ घुस रही, कौन रोकने आ रहा? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी गद्दारी की है फिलिस्तीनियों के साथ कि शायद जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला ही इनसे हिसाब करेगा। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के पास टेक्नोलॉजी है, अपनी अलग सैटेलाइट इमेज है, अलग सर्वर सेंटर है, कौन से फ़ोन की कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा, ये तमाम जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के पास थी।
पूरी दुनिया में कौन आदमी क्या कर रहा है, ये तमाम चीजें गूगल के माध्यम से, अलग अलग सर्वर एजेंसीज के माध्यम से इन जगहों पे जाके स्टोर होती हैं, क्लाउड पे स्टोर होती हैं। अब क्या हुआ कि इन तमाम डिटेल और इन तमाम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल के लिए कर दिया। इजराइल की आर्मी माइक्रोसॉफ्ट के इन तमाम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इन तमाम चीजों का उपयोग करके बाकायदा फिलिस्तीनियों को टारगेट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान ये चीजें कई दिन से भी चल रही थी, किसी को भनक नहीं थी, लेकिन इजराइल के जो लोग ये कर रहे थे उनसे कुछ गलती हुई और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने इस गलती को जब पकड़ा तब पता चला कि ऊपर के जो अधिकारी हैं उनमें और इजराइल के बीच कुछ तो ताना बाना चल रहा। उन्होंने जब बग की जांच की तो पता चला कि इजराइल बाकायदा उनकी स्टोरेज को चेक कर रहा और वहां से पता कर रहा है कि कौन सा फिलिस्तीनी क्या कर रहा है, कहां उसकी स्थिति है, क्या मूवमेंट है, कहां मिलेगा वो। इसी के बाद वहां पे इजराइल जाके हमला कर रहा था और ये बात जब नीचे के कुछ लोग पकड़ते हैं फौरन वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। शुरुआत में 4-6 लोग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये बात जब फैलती है तो तादाद बहुत हाई हो जाती है और जब बहुत हाई तादाद हो जाती है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड ऑफिस है वहां पे ये बवाल मचा। पुलिस आती है, आने के बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के लेके जाती है। अब इसको लेके भी बवाल मचा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सफाई में कहा कि भाई हम जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे इजराइल हमारी इस खुफिया जानकारी का उपयोग कर रहा, बिना आपकी मर्जी से कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी इजराइल हैक कर लेता है, माइक्रोसॉफ्ट को आज तक पता नहीं चलता। छोटी सी बात है क्या है, यानी इन तमाम चीजों में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल था, माइक्रोसॉफ्ट भी मदद कर रहा था और ये बात खुल के निकल के सामने आई है। खैर, आज हमास ने पूरी दुनिया से फिर मदद मांगी और खासकर फिलिस्तीनियों से कुछ कहा है, वो भी आपको बता देता हूं। हमास ने पूरी दुनिया से कहा कि अभी भी वक्त है, आप रोक दे इजराइल को, नहीं तो इतने मासूम मरेंगे, हम तो जाएंगे, हमारी तादाद भी ज़्यादा नहीं, हम 1 लाख लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये पूरी दुनिया देखेगी कि गजा के 22 लाख लोग कैसे मारे गए। साथ ही फिलिस्तीनियों से हमास के लड़ाकों ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपनी हिफाजत करने के साथ साथ अल-अक्सा मस्जिद की भी हिफाजत करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इजराइल पूरी तरह से कोशिश करेगा कि अल-अक्सा मस्जिद को अपने कब्जे में ले ले, उसे टेम्पल अपना बना ले और वहाँ पे फिर जो अल-अक्सा का नामो निशान है उसको नेस्तनाबूद कर दे। और इजराइल ऐसा करेगा दोस्तों, आपको ये बात कड़वी लगेगी लेकिन इजराइल ऐसा करेगा। इजराइल चाह रहा है कि ऐसा कोई मौका मिले जहां पूरी दुनिया में इजराइल का दबदबा हो और उसकी शुरुआत टेम्पल ऑफ माउंट से ही होगी। आप ये भी जानते हैं कि अल-अक्सा जिसके कब्जे में आ जाएगा उसी की हुकूमत पूरी दुनिया पे होगी। इस वजह से हमास ने पूरे फिलिस्तीनियों से कहा है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, लेकिन साथ ही अल-अक्सा मस्जिद की भी हिफाजत करें। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान से कि ईरान ने आज इजराइल और ईरान की जो 12 दिन की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग के बाद पहली बार अपनी नेवी ड्रिल को किया है। पहली बार इस नेवी ड्रिल में बाकायदा कुछ टारगेट समुद्र में इसने बनाए, वहां पे मिसाइलों से बड़ा हमला किया, उन हमलों से उन टारगेटों को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद इजराइल को एक बड़ा मैसेज भेजा। बड़ा मैसेज भेजने के बाद इजराइल से कहा कि अगर तुम हम पे हमला करते हो तो ये तुम्हारी स्थिति होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई इजराइल ईरान पे हमला करेगा ही क्यों? आप बहुत सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए कि हमला करेगा ही क्यों? करना होगा तो और भी टेक्नोलॉजी है उसके पास, और भी सिस्टम है, उसके अपने जासूस हैं, वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं होने देगा। बस उसका इतना सा एजेंडा है, चाहे वो खुद हमला करे चाहे साइंटिस्टों को गुपचुप तरीके से मरवा दे। ईरान से भी एक सवाल आज बड़ा सिंपल सा कि भाई फिलिस्तीन के लिए क्या किया आपने? फिलिस्तीन के लिए क्या किया आपने? आपके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई, आपने पलट के वार किया, अमेरिका के कहने पर आपने सीज फायर भी कर लिया। आज आप धमका रहे हो कि हम ईरान वाले ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई कब कर दोगे? ये नेवी बनाना, ये अमेरिका से दुश्मनी पाल के रखना किस काम का? आपसे अच्छे तो यमन के हुतीज़ है, कम से कम 2-4 दिन पे एक आध मिसाइल ठोक देते हैं, आप वो भी नहीं करते हो। सऊदी अरब से क्या ही कहा जाए, सऊदीया के जो एजेंट यहाँ पे चैनल खोल के बैठे हुए ऐसा बताते हैं कि सऊदी अरब ही है जो फिलिस्तीन को खाना खिला रहा है। कहाँ है सऊदी अरब? कहाँ है? उनके कुछ एजेंट हैं, नाम नहीं लूंगा, लगातार मक्खनबाजी करते हैं कि अरे सऊदी ही तो है, सऊदी ने तो ये कर दिया, सऊदी एकदम इनोसेंट है। कहाँ है यार सऊदी? कहाँ है ईरान? मैं शिया सुन्नी की बात ही नहीं करूँगा, पूरी दुनिया वाले कहाँ हैं यार? आज गजा तबाह होता जा रहा, गजा आज कब्जा हो जाएगा। कौन है कहाँ पे? एक छोटा सा गाजा 44 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसमें एक छोटा सा ग्रुप है, वही लड़ रहा गजा के लिए। बाकी कौन क्या कर रहा? खैर, कौन क्या कर रहा से एक खबर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था,
कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए, कौन क्या कर सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अपने देश की घटना है, और अगर हम अपने देश की घटना को छोड़ के बाहर के लिए परेशान हो रहे हैं तो भी हम गलत हैं। पहले इस देश की घटना को आप जानिए क्या हुआ है, और एक लड़की के साथ कितनी बड़ी बर्बरता हुई है, उसके बाद सरकार कैसे डिफेंड कर रही है वो आप जानिए। मामला हरियाणा के भिवानी का है, वही हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है। भिवानी में एक 19 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मनीषा। पढ़ने में बेहद होशियार, बेहद तेज। मनीषा एक कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जाती है 11 तारीख को, 11 अगस्त, इसी 11 अगस्त को। जब फॉर्म भरने के लिए जाते तो अपने पिता को फ़ोन करती है, चूँकि गरीब लोग थी। कहती है कि पापा मैं नर्सिंग का कोर्स करने जा रही हूँ, अगर ये कोर्स कर लोगी तो घर में ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, हम लोग ठीक ठाक कमाएंगे, घर की गरीबी दूर हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी। इसके बाद मनीषा जाती है, अचानक से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जवान लड़की घर से बाहर गई, घर वाले परेशान हुए। परेशान होने के बाद उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। माँ परेशान होकर पिता को बताती है कि मनीषा तो गई, आए नहीं। पिता खोजने के लिए उस स्कूल के पास जाता है। जब स्कूल के पास जाता है तो देखता है कि 3 लोग वहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं। शाम का वक्त है। उनसे पूछा कि क्या मेरी बच्ची आई थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया, भगा दिया जलील करके पिता को। इसके बाद पिता 112 नंबर पर फ़ोन करता है, जो एक गाड़ियाँ चलती है उनको बुलाता है। 112 नंबर वाले आते हैं, उनसे कहता है कि साहब मेरी बच्ची गायब हो गई है, खोज दीजिए। वो भी कोई मदद नहीं करते, चले जाते हैं। एक सलाह देते कि चले जाओ थाने, वहाँ FIR कर दो, वहाँ कुछ इंसाफ हो जाएगा। पिता मजबूर था, थाने जाता है। जाने के बाद वहाँ FIR करता है और कहता है कि साहब मेरी बच्ची गायब हो गई, 19 साल की लड़की है, नहीं मिल रही है। थाने वाले कहते हैं कि काहे परेशान बे, किसी के साथ सोने गई होगी, आ जाएगी सो के। इतना कह के पुलिस वाले भगा देते हैं उस बाप को गाली दे के। बेटा अलग परेशान, बाप अलग परेशान, बहन गायब थी, बच्ची गायब थी। इसके बाद ये तमाम लोग गांव में आते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, तमाम लोग फिर से थाने जाते हैं। 24 घंटे बाद इस मामले में FIR होती है। ये FIR होने के बाद पता चलता है कि कुछ घंटे बाद उस लड़की की लाश मिल गई। लाश कैसी आपको बताता हूँ, दिखा नहीं सकता, यूट्यूब वीडियो ही उड़ा दूंगा। ऐसी विभत्स लाश थी, यहाँ से जबड़े के ऊपर से पूरा हिस्सा गायब था, यहाँ के ऊपर से पूरा हिस्सा गायब था, यहाँ से पूरा जिस्म सड़ गया था, पूरा जिस्म सड़ गया था, नाड़ा सलवार का खुला हुआ था। इसके बाद उस लाश को जैसे ही परिवार वाले देखते हैं, गांव वाले देखते हैं, सब ने कहा कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत काम किया, गलत काम करके इसको फेंक दिया, सर काट लिया। अब यहां से आप पुलिस का खेल देखिए। उस लाश को पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। जो रिपोर्ट आती है जांच पड़ताल में, वो कितनी चौंकाने वाली थी सुनिए। उस लड़की को कहा गया कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, इस लड़की ने सुसाइड किया है। अब सुनिए आप, सुसाइड किया है। कोई लड़की अपनी जान लेगी इतना हिस्सा उड़ा के। परिवार वाले नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कहा कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही, दोबारा उस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। दोबारा उस पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट निकल के सामने आई वो आपको बताता हूं। उसमें कहा गया कि इस लड़की ने कहीं से जहर की शीशी खरीदी। सुनिएगा आप ध्यान से, जहर की शीशी खरीदी। शीशी खरीदने के बाद इसने जहर पिया। जहर पीने के बाद एक खेत में जाके मर गई। उसके बाद इसकी लाश को कुत्ते खा गए। ये जब रिपोर्ट निकल के सामने आई, चाहे आसपास के लोग थे, चाहे वहां कई सम्मानित नेता तक जो थे, उनका कलेजा फट गया कि ऐसी घटिया रिपोर्ट कैसे आ गई। आप सोचिए, एक लड़की अगर उसको सुसाइड करना होगा, अपनी जान देनी होगी, तो अपने घर में देगी, रात के 12 बजे कहीं और जाके क्यों देगी। इसके बाद आप सुनिए, इतना हिस्सा ऊपर से गायब था, पुलिस के अनुसार कुत्ते खा गए। अब आपसे एक सवाल है कि अगर जानवर किसी लाश को खाते हैं तो क्या आसपास खून और मांस के टुकड़े नहीं गिरेंगे। इतना हिस्सा एकदम सफाई से काट के कहीं गायब है, मिला ही नहीं। जिस जहर के बारे में पुलिस वाले जिक्र कर रहे हैं, वो जहर की शीशी तक नहीं मिली। जिस मोबाइल फोन से उस लड़की ने अपने पिता को फोन किया था आखिरी बार, मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। शरीर के अंदर के अंग गायब है और पुलिस कह रही कि कुत्ते खा गए। पिता का, दादा का, सबका आरोप है कि उस बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। उस लड़की की इज्जत लूटी गई है। इज्जत लूटने के बाद उसकी लाश का सर उखाड़ के फेंक दिया गया कहीं दूसरी जगह। अंदर के जो अंग थे उसको बेच दिया गया है। ये तमाम आरोप आसपास के लोग लगा रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस कह रही है कि यहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, लड़की ने अपनी जान दी है। ऐसे तरीके से कोई अपनी जान लेता है क्या? और जान भी लिया तो सर का हिस्सा कहां है, मोबाइल फोन कहां है? इसके बावजूद जब हाहाकार मचा, तब सरकार दबाव में आई। तब उसने कहा कि नहीं भाई, हम पुलिस से जांच नहीं करवाएंगे, अब हम मामला CBI को देंगे।
अब जब मामला सीबीआई के पास जाने की बात आई, अचानक से वहां के एसपी साहब कहती हैं कि अरे इस लड़की ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इससे पहले 8-9 दिन गुजर गए, सुसाइड नोट के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अचानक से पुलिस वालों ने कहा कि भाई आपकी लड़की ने सुसाइड किया था, देखो ये लिखी थी इसने। इसी के बाद और बवाल मचा, अंत में उस एसपी का ट्रांसफर हो गया, लोग आज सड़कों पे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम ये कहा जा रहा कि रेप ही नहीं हुआ, हत्या ही नहीं हुई, जानवर खा गए। आपको ये बात एक्सेप्ट होगी क्या? उसके दादा ने रो रो के ललन टॉप में अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि चूंकि इसमें कुछ मंत्री के बच्चे इन्वॉल्व हैं, किसी बड़े आदमी के बच्चे इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इस मामले में पुलिस लिपापोती कर रही है। आप सोचिए, अगर ऐसे मामलों पे हम आप खामोश हो जाएंगे तो कल किसी और के बच्चे की बारी है, कल हमारे घर की बच्ची और बेटी और बहनों की बारी होगी। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं पूछने के लिए तैयार हूं, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। शुरुआत के पार्ट भले ही ना देखे वो, उनको बताइएगा कि आखिर में देखें कि एक 19 साल की लड़की जो अपने बाप का सहारा बन सकती थी, उसके साथ क्या बदतमीजी इस देश में हुई, और उसके बाद इस देश का कानून, इस देश का प्रशासन, इस देश की भाजपा की सरकार कैसे खामोश है कठपुतली बनके, कैसे उस लड़की की मौत को सुसाइड का नाम देके उसको और बदनाम और जलील करने की कोशिश की जा रही। कैसे पुलिस वालों ने उस बाप से कहा कि भाग गई होगी तेरी बच्ची, भाग गई होगी किसी के साथ मुकाला करने। एक बाप के साथ ऐसा सलूक किया गया। अगर उसी टाइम एफआईआर करके पुलिस वाले जांच पड़ताल करते तो शायद आज ऐसी स्थिति में उस बच्ची की लाश नहीं मिलती। खैर, मैंने अपने दूसरे चैनल प्रखर ट्रू क्राइम से इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, और भी खबरें उस पर भी आएंगी, अगर आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। यहां भी इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज ये मामला हमारे अपने देश का है। खैर, अभी के लिए इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी गजा, फिलिस्तीन और भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।